गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आइए एक बार कक्षा 12 की विद्युत धारा का एक टॉपिक और हम लोग नया टॉपिक लेते हैं, जो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने इस नियम को बनाने से पहले एक समस्या देखी कि अगर बहुत छोटे सर्किट हो तो उनको आसानी से हम V बराबर आई आर या E बराबर V प्लस आई आर इत्यादि सूत्रों के द्वारा जो है विद्युत वाहक बल, वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध ये सब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ये आई कि जब बहुत जटिल कोई परिपथ हो जाए, यानी कि ऐसा परिपथ मिल जाए जिसमें बहुत से रेजिस्टेंस लगे, इतने रेजिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा उसमें सेल भी लगे हों, तो उनको हम कैसे पता करेंगे कि किस में कितनी धारा जा रही है, कैसे बह रही है, उसमें कितना बहेगी, कितना उसका रेजिस्टेंस होगा, कितना उसका वोल्टेज आएगा, या उस पूरे परिपथ में जो सेल लगे हैं उनका विद्युत वाहक बल हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया। पहला नियम बताता है, प्रथम नियम जिसे हम संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसको हम संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ ने एक बात सोची कि यदि कुछ धाराएं संधि मतलब जहां पर कई जो है तार आकर के जुड़ते हैं, जब कई तार जुड़ते हैं तो वहाँ पर हम धारा को कैसे डिफाइन करें कि किस में कितनी धारा बह रही है, कैसी धाराओं में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए किरचॉफ ने प्रथम नियम दिया। जैसे मान लीजिए कि एक ये तार है, एक ये तार है, एक यह तार है, एक यह तार है और एक यह तार है। हमने 5 तार ले लिया। यहाँ से आ रही है धारा, मान लीजिए कि I1, यहाँ से आ रही है I2, यहाँ से आ रही है I3 और इस वाले में धारा है I4, इसमें धारा है I5। ये 5 धाराएं, ये जो संधि दिख रही है इस पे होता कैसे है। तो किरचॉफ ने सामान्यतः यही बताया कि इस संधि पर, जहाँ ये संधि बनी है, इस संधि पर इन तारों से धारा आ रही है और इन तारों से धारा जा रही है। तो किरचॉफ ने सोचा ऐसा क्या बात है कि इन धाराओं में और इन धाराओं में क्या संबंध कर सकते। तो किरचॉफ ने बताया, देखा कि ये जो धाराएं आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से 2 रास्तों से या 2 तारों से धारा जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि धारा आवेश के प्रवाह को कहते हैं, आवेश प्रवाह के ही कारण धारा बहती है। तो कुछ आवेश यहाँ से आ रहा होगा, कुछ आवेश यहाँ से भी आ रहा है, कुछ आवेश यहाँ से आ रहा है, यानी 3 रास्ते से आवेश इस संधि पर आ रहा है और इन 2 रास्तों से आवेश जा रहा है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से कुछ आवेश आया तो वो आवेश ये 2 लोग लेके चले गए। अगर ये 3 लोग हों, 2 रुपया ये लाया, 3 रुपया ये लाया, 1 रुपया ये लाया, तो 6 रुपया तो आया यहाँ। अब 6 रुपए को ये दोनों लेके चले गए तो यहाँ संधि पर कुछ बचा।
सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे घर में 3 लोग कमाने वाले हैं और ये 2 लोग खाने वाले हैं, तो ये 3 लोग कमाने वाले लेकर के आए और ये 2 लोग पूरा सफा चट कर दिए। तो अब आप ही बताओ, ये जो हमारा संधि है जो जो घर को बता रहा है, क्या इस घर में कुछ बचा या नहीं बचा? तो जनरली आप भी कह सकते हो कि घर में कुछ भी नहीं बचा। 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, यानी कि 6 रुपया आ गया। मतलब कहना हमारा सीधा ये है कि अगर ये 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर की आ रही है और इससे 1 एम्पियर की आ रही है, 3, 2 और 1, ये कुल मिला के हमारी 6 एम्पियर की धारा हो गई। और ये 6 एम्पियर की धारा ये दोनों लेके चले, तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो किरचॉफ ने बताया इसी संधि नियम पर, जो धारा से संबंधित नियम है, इसको शॉर्ट में हम लोग KCL भी कह सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा संबंधी। तो बताया किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब कोई संधि है तो उस पर जितनी धाराएं आएगी उन सभी धाराओं का योग, संधि से जितनी धाराएं जा रही है उन सब के योग के बराबर होगा। अर्थात आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 धाराएं आ रही हैं, I1, I2 और I3। तो आने वाली धाराओं का योग हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो गया जाने वाली धाराएं 2 हैं, I4 है और I5 है। तो I4 प्लस I5, या इनको अगर हम इधर ले आए, पक्षांतर के नियमों का प्रयोग करें, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब हमारा क्या दिखता है, यहाँ पर हम सब धाराओं को जोड़ ही रहे हैं, सामान्य गणित की विधि से जोड़ रहे हैं, तो इसको हम सिग्मा लिख सकते, सिग्मा I = 0। अब ये क्या बताता है, अब ये बता रहा है किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, हम यहाँ से दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं कि किसी संधि पर जितनी धाराएं आती हैं, किसी संधि पर चाहे वो आए या चाहे जाए, किसी संधि पर जितनी धाराएं हैं, चाहे वो आ रही हो चाहे वो जा रही, उन सबका जो योग है वो 0 होगा। किसी संधि पर जितनी भी धाराएं हैं सबका बीजीय योग 0 होगा। अब इसमें कैसे बीजीय योग करेंगे, तो आने वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जाने वाले को नेगेटिव। जैसे आना मतलब हमारे पास आ रहा है तो हमारे वृद्धि होगी, तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो जा रही हैं उनको नेगेटिव ले लें। तो जैसे I1, I2, I3 आ गई तो इनको पॉजिटिव लिया, जाने वाली I4 और 5 है तो इनको नेगेटिव ले लिया। अब ये सभी धाराओं को जोड़ा तो हमने टोटल धारा 0 हो गई।
यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या चीज कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली जितनी धाराएं हैं सबके योग के बराबर है। इस पर पूछा क्या जाता है सामान्यतः, मान लीजिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। एक यहाँ से आ रही है 5 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? 5 एम्पियर, और इधर और इस वाली लाइन यहाँ 2 एम्पियर की धारा बह रही है, और यहाँ जो है मान लेते हैं कि वो धारा I1। फिर यहाँ से एक I2 धारा आ रही है, और यहाँ से 6 एम्पियर की धारा निकल। तो हम I1 और I2 का मान कैसे निकालेंगे? तो ये किरचॉफ के नियम से सामान्यतः हम जान सकते हैं। यहाँ 5 एम्पियर की धारा इस संधि पर आकर के 2 धाराओं में बट गई। 2 एम्पियर में और आने वाली एक धारा है, जाने वाली 2 धारा हो गई, तो 2 और I1 जो है यही दोनों मिलके इसके बराबर होंगे। तो अगर हम इस पहले संधि पर की बात करें P पर, और एक हमने मान लिया Q संधि, तो 2 प्लस I1 आने जाने वाली हो गई और ये आने वाली हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? आने वाली को अगर प्लस में लिखेंगे तो 5, और ये जा रही है तो ये माइनस, या हम ऐसे लिखते हैं कि 5 जो है इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अब 2 को हम पक्षांतर कर दें तो 5 - 2 बराबर I1, अर्थात I1 जो धारा होगी वो 3 एम्पियर की। कन्फर्म? बात क्लियर? अब यह I1 जा रही है Q वाली संधि पर, और I2 भी Q पर आ रही है। तो I1 Q पर आ रही है, I2 भी Q पर आ रही है, तो ये दोनों मिल करके इसके बराबर हो, क्योंकि ये जा रही है। दूसरी P पर, ये P पर की बात हो गई, P पर। Q पर क्या बात है? Q वाले बिंदु पर। तो बिंदु Q पर क्या है कि 2 धाराएं आ गई, I1 और I2, इन दोनों को जोड़ दिया, और I3, और ये जो 6 एम्पियर की है ये निकल रही है, तो हमने -6 एम्पियर कर दिया। अब ये सब हमको पता है कि किरचॉफ का ये क्या बता रहा है, ये आने वाली या जाने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। तो सबको योग करके हमने 0 कर दिया। अब चूंकि I1 यहाँ से निकल चुका था, ये 3 एम्पियर है, 3 प्लस I2 बराबर 6, पक्षांतर कर दिया, या I2 बराबर हो जाएगा 6 - 3, तो I2 बराबर भी होगा हमारा 3 एम्पियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कन्फर्म? तो इस पे ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम प्रथम नियम, संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं इसको? KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। द्वितीय नियम क्या कहता है? उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिएगा। दूसरा नियम दिया वोल्टेज से संबंधित द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, इसको हम पास नियम भी बोलते हैं या वोल्टेज नियम भी बोलते हैं, या वोल्टता नियम भी बोलते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टता मतलब किरचॉफ के भी नियम से इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। द्वितीय नियम क्या बताता है? पास नियम। पास मतलब पास एक ऐसी चीज है जो बंद परिपथ को बताती है। क्लोज सर्किट जो होता है उसको हम लोग बंद पास बोलते हैं। वोल्टेज का मतलब, अब हम इसमें इस नियम में वोल्टेज की बात करें। वोल्टेज कैसे क्या क्या होता है?
तो थोड़ा नियम पर आने से पहले देखते हैं क्या होता है। एक छोटा सा हम परिपथ ले लेते हैं और इसमें एक सेल लगा देते हैं। ये मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है, इसका विद्युत वाहक बल E है। तो इस सेल से ये प्लस और ये माइनस, इस सेल से धारा बहेगी I, जो रेजिस्टेंस में भी जाएगी और ये आ करके फिर इससे होते हुए फिर ऐसे बहती रहेगी। तो हमारा देखें तो ये इसके कारण यहाँ कुछ वोल्टेज स्थापित हो। अभी मान लेते हैं कि इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 0 है। तो हमें पता है यहाँ से अगर इसके सिरों के बीच मान लीजिए वोल्टेज भी हो और इसका रेजिस्टेंस 0, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस में और विद्युत वाहक बल में हम पीछे संबंध जानते हैं कि E बराबर होता है V प्लस IR, जब सेल से धारा ली जा रही है। क्योंकि यहाँ बहने वाली धारा I है, वोल्टेज E है, वोल्टेज V है, विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हमने 0 लिया है। तो अगर यहाँ 0 भरे तो E बराबर होगा V प्लस I इंटू 0, अर्थात E बराबर V। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि अगर किसी परिपथ में जो सेल लगा है अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है वही टोटल वोल्टेज के बराबर हो, अर्थात वोल्टेज के बराबर। अब वोल्टेज यहाँ क्या है, यहाँ पर वोल्टेज जो होता है हमको पता है V बराबर IR होता है, यानी इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब इसकी वैल्यू अगर इसमें भर दें तो हो गया E बराबर IR। मतलब इस साधारण से परिपथ में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वह इस परिपथ में जो प्रतिरोध लगा है उस प्रतिरोध और इसमें प्रतिरोध में बहने वाली धारा उसके गुणनफल के बराबर है। कन्फर्म? तो यहीं से द्वितीय नियम चला जाता है कि अगर कोई पास हो यानी बंद एक सर्किट हो तो उस सर्किट में जो जितना विद्युत वाहक बल का सेल लगा हुआ वह जो है रेजिस्टेंस के सिरों के बीच के वोल्टेज के बराबर है। या ये कह दें कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर है। बात क्लियर हो गई होगी। एक और परिपथ ले लें, मान लीजिए एक और परिपथ ले लिया। ये यहाँ पे हमने कर दिया R1 और एक रेजिस्टेंस ले लिया दूसरा R2 और इसमें एक सेल लगा दिया हमने E। एक रेजिस्टेंस क्या लगा दिया E। अब इसका कुछ अगर आंतरिक प्रतिरोध हो मान लेते हैं वो स्मॉल r, इससे निकल बहने वाली धारा मान लीजिए I है, तो इसमें भी I धारा ही बहेगी, इसमें भी I धारा बहेगी और ये धारा आकर के फिर इसमें I ही प्रवेश करेगी। तो इस परिपथ में दो बाह्य प्रतिरोध R1 R2 और एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, सब में धारा समान बह रही है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, पहले वाले प्रतिरोध का वोल्टेज हो जाएगा V1 अगर मान लेते हैं तो वह IR1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे का वोल्टेज क्या हो जाएगा V2 IR2 हो जाएगा। क्योंकि ये धारा इस छोटे से आंतरिक प्रतिरोध में भी बह रही है, अगर यहाँ का वोल्टेज हम V3 कर दें तो ये हो जाएगा I स्मॉल r। हमें पता है कि ये सब किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसका वोल्टेज
R1 के सिरों का वोल्टेज, R2 के सिरों का वोल्टेज और स्मॉल r के सिरों का वोल्टेज, यानी कि V1, V2, V3, ये सभी वोल्टेज मिल करके इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होंगे, अर्थात E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो E बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR। तो इस नियम से क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इस दूसरे नियम में हम वोल्टेज को ही जोड़ के विद्युत वाहक बल के बराबर कर रहे हैं, अर्थात किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो वोल्टेज पर ही आधारित है। अब उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, बताया इन्होंने क्या चीज कि अगर बहुत से परिपथ हैं और उन परिपथों को मिलाकर एक जटिल परिपथ बना दिया। कैसा परिपथ? जटिल परिपथ। तो जब जटिल परिपथ बनेगा तो उसमें हम बंद पास की बात करेंगे। मान लीजिए ऐसा हम परिपथ बनाते हैं, एक सेल लगा देते हैं यहाँ, जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध 0 मान के चलते, इसका हो जाएगा एक प्रतिरोध मान लो R1। एक दूसरा सेल ले लेते हैं जिसका वोल्टेज E2 है और यहाँ पर एक और प्रतिरोध लगा है जो R3 है। इनको जोड़ देते हैं और एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो हमारा R है। तो हमें दिख क्या रहा है कि एक सेल ये है, इससे मान लो E1 धारा आ रही है और E1 सेल से I1 धारा आ रही है, E2 सेल से I2 धारा आ रही है और ये दोनों धाराएं आकर के मान लो ये बिंदु है, ये B है, C है, D है, ये F है और ये G है। तो हम देख रहे हैं कि पहले सेल से I1 धारा, दूसरे सेल से I2 धारा। अब पहले और दूसरे सेलों से अब देखें आने वाली धाराओं, तो बिंदु A पर किरचॉफ का वो धारा संबंधी नियम से ये भी धारा आ रही है, ये भी धारा आ रही है, तो ये दोनों धाराएं मिलके इसमें बहेंगी, यानी कि ये दोनों धाराएं मिलके अगर मान लो धारा I का निर्माण कर रही हैं तो हमारा I किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2। और यह I धारा R में बह रही है तो इसमें कैपिटल R में बहने वाली धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। अब ये धारा इधर से होते हुए जा रही है, फिर ये धारा यहाँ से आते हुए I धारा आएगी, फिर यही धारा यहाँ भी है। अब यह I आके बिंदु D पर फिर किरचॉफ के नियम से यह जो जिन धाराओं का योग थी उसी लाइन में जा रही है, तो ये I आकर के फिर टूट जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगा और इसमें चला जाएगा I1। तो यहाँ पर देखें तो हमारा दो क्लोज सर्किट है, एक पास यह है, एक पास ये है। तो पहले पास में क्या है? पहले पास, ये पास नंबर 1, ये पास नंबर 2। पहले पास की अगर बात करें तो A से अगर हम इस रास्ते से चले, A से G, G से F, F से D, D से A, यानी पास A, G, F, D, A में, A, G, F, D, A में हम इस रास्ते से चल रहे हैं। तो I2 जा रही है इधर और I1 इधर से बह रही है। हम चल रहे हैं ऐसे, यानी कि स्थिति को हम ऐसे कह रहे हैं।
यानी ऐसे चलते हुए ऐसे फिर आ रहे हैं, तो हम I2 जिधर I2 बह रहे उसकी दिशा में चल रहे हैं। तो किरचॉफ ने बताया अपने द्वितीय नियम में कि अगर कोई बंद पास हो, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि जो विद्युत वाहक बल है वो उस परिपथ के प्रतिरोध में बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्ट परिपथ है, तो हम देख रहे हैं कि इस R1 वाले प्रतिरोध में I1 धारा बह रही है, R2 वाले में I2 धारा बह रही है, और इस परिपथ में दो सेल हैं और दो धाराएं हैं, दो प्रतिरोध। तो कुछ जो है धारा के हिसाब से देखें तो I1 इस दिशा में बह रही है, अगर इसकी बात छोड़ दें I1 इस दिशा में बह रही है, I2 इस दिशा में बह रही है, दोनों धाराएं विपरीत में है। हम I2 की दिशा में चल रहे हैं। तो बताया किरचॉफ ने कि किसी बंद परिपथ में जितने सेल लगे हैं उन सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल उस परिपथ में लगे प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली संगत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर इस पास की तरफ चले तो यहाँ से हम चलते हैं I2, यहाँ I2 इसमें रेल पे आ रही है, प्लस वाले पर आ रही है। तो इन दोनों धारा, इन दोनों वोल्टेजों का योग, क्योंकि वोल्टेजों का योग हम कह रहे हैं लेकिन दोनों के द्वारा धारा जो है विपरीत दिशा में है। अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसकी धारा निगेटिव हो जाएगी, यानी कि I2 की धारा की दिशा में जब चलेंगे तो E1 की धारा निगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आया? यानी कि इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको निगेटिव करना पड़ेगा। अगर I1 की धारा की दिशा में इस दिशा में चलेंगे तो I1 पॉजिटिव और I2 को निगेटिव करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हम पास ले रहे हैं A, G, F, D, A, चल रहे हैं I2 की दिशा में, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अब इन कुल विद्युत वाहक बल करें तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो E2 में E1 को जोड़ना है और ये निगेटिव है, E2 प्लस माइनस E1 बराबर क्या होगा? सेल में परिपथ में दो प्रतिरोध लगे, तो यहाँ पे धारा जो है वो I2 जो है पॉजिटिव है और I1 क्या है? निगेटिव है। I1 चूँकि ऐसे बह रही है, तो ये हो जाएगा I2 R2 और ये चूँकि निगेटिव होगा तो माइनस I1 R1, ये पहले पास में, अर्थात E2 माइनस E1 जो होगा I2 R2 माइनस I1 R1। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर किसी धारा की दिशा में हम चल रहे हैं और किसी सेल पे पहुंच गए, जैसे हम I2 के साथ में चल रहे थे तो E1 के धन वाले सिरे पे जा रहे हैं, तो अगर धन सिरे पे जा रहे हैं तो हम उसको निगेटिव में लेंगे, और अगर ऋण सिरे पे जाएंगे तो उसको पॉजिटिव में लेंगे। जैसे I1 देखिए, I1 इधर से जा रही है, I1 इधर से जा रही है ना, तो I1 अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो हम ऋण सिरे पे जा रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं तो हम धन सिरे पे जा रहे हैं। तो I2 की दिशा में चलेंगे तो E1 निगेटिव हो जाएगा, अगर I1 की दिशा में चलेंगे तो E2 निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम पास का दिशा बदल दें, A से D, D से F, F से G, अगर इसी पास को हम A, D, F, A से D पर, D से F पर, F से G पर, G से A पर, A, D, F, G, A, अगर इस तरह का पास बनाएं तो ये बदल जाएगा। तब उस स्थिति में हो जाएगा E1 माइनस E2 I1 R1 माइनस I2 R, ये स्थिति है। अब दूसरा पास की बात करें, सेकेंड पास है, अगर ऐसे चले
अगर इस स्थिति में चल रहे, कौन सा बार है पास, ए बी सी डी ई टू बी, द्वितीय पास ए बी सी डी ई टू ए। अगर इस पास की बात करें तो देखिए हम चल रहे हैं आई की दिशा में, इस दिशा में चल रहा है, यानी I2 और I दोनों दिशाएं सेम चल रही चले सेम। तो यह धारा जो है R में बह रही है, जो I किसके बराबर, I1 प्लस I2 के बराबर। इसमें धारा I1 प्लस I2 मिल के बह रही है। ये धारा आई जाके I2 में यहाँ से चल रही हो रही है, तो इस सेल में जो I2 आ रही है वो किस पे आ रही है, रेड पे, यानी कि I1 और I2 दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो R में धारा I बह रही है और R2 में I2 बह रही है, और इस में जो सेल दिख रहा है वो केवल एक सेल। तो इस पास में जो E2 जो होगा, इसमें लगे हुए प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफलों के योग के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है। तो इसमें धारा बह रही है I, मतलब I और R का गुणनफल, R2 और I2 का गुणनफल, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, प्लस I2 R2। अब हम I की जगह पे I1 प्लस I2 रख सकते हैं, तो E2 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2 R2। यह सॉल्व करें तो E2 बराबर गुणा कर सकते हैं I2 के रूप में अगर ले जाएं तो I1 R प्लस I2 R प्लस I2 R, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पास। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम जो पास नियम कहता है या वोल्टता नियम कहता है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज को ही बताता है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज ही होता है। तो द्वितीय नियम यही बताता है कि यदि कोई बंद पास हो, तो वह ये बताता है, किरचॉफ ने बताया कि उस पास में जितने भी सेल लगे हैं, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस परिपथ में जो प्रतिरोध लगे हैं, उन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं की, अलग अलग धाराओं और उन प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो योग आता है, वह उस पास में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। पहले पास में चूंकि यहाँ माइनस लगा था, क्यों लगा था, तो हमने बताया था कि अगर हम I2 धारा की दिशा में चलेंगे, तो I2 धारा की दिशा में चलेंगे तो पहले E1 वाले सेल के धन ध्रुव पे जा रहे हैं, जहाँ पे जिस सेल के अगर किसी चलते हुए पास में अगर किसी सेल के धन ध्रुव पर चलेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, अगर ऋण ध्रुव पर पहुँचते हैं तो उसको हम पॉजिटिव में मानेंगे। इसीलिए I2 धारा को हम, धारा की दिशा में I2 की चल रहे थे, तो I2 यहाँ से देखिए, I2 जो है दूसरे सेल के हम ऋण पे चले थे, इसलिए I2 को हमने पॉजिटिव लिया है। और ये चलते हुए जब आगे चल रहे हैं तो चलते हुए हमने देखा कि E1 वाले सेल के हम धन पे गए, तो इसलिए जो I1 है उसको हम निगेटिव में कर लेंगे। तो इसलिए इसका निगेटिव वाला फार्मूला आया था। और इसमें चूंकि सब पॉजिटिव है, क्योंकि सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं, I भी उसी दिशा में बह रही है और I2 भी उसी दिशा में बह रही है। साथ ही साथ I2 को यहाँ से भी देख सकते हैं, तो I2 जो है सेल के ऋण प्लेट पे आ रही है, तो लिहाजा ये भी पॉजिटिव, I जो है उसी की डायरेक्शन में है, तो I भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो द्वितीय नियम से भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ये जो है वोल्टेज नियम है, और चूंकि विद्युत वाहक बलों की बात हो रही है, तो विद्युत वाहक बल क्या है, ऊर्जा से संबंधित है। तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है।
ऊर्जा संरक्षण इस पर आधारित है। और जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम पर प्रथम यानी कौन सा नियम, केसीएल यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण का नियम है। और जो केवीएल है, केवीएल मतलब वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, वो हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये अक्सर करके बोर्ड के क्वेश्चनों में 1 नंबर का पूछ होता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, या किरचॉफ का प्रथम नियम इस संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और भी टॉपिक बनेंगे इस पर, कुछ न्यूमेरिकल कराया जाएगा बाद में, जो क्लिष्ट परिपथ होंगे उसका सेकेंड वीडियो भी पड़ेगा। तो उम्मीद है अच्छा हुआ। धन्यवाद।